गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में नामक चैप्टर के अंतर्गत अल-बरूनी और इब्न बतूता के यात्रा विवरण पर प्रकाश डाला था। आज हम अन्य यात्रियों के विवरण के विषय में समझाएंगे, जिनमें मुख्य रूप से अब्दुल रज्जाक द्वारा भारत का जो वर्णन किया गया है उस पर प्रकाश डालेंगे। बच्चों, इब्न बतूता के पश्चात 1400 से 1800 ईस्वी के बीच अनेक यात्री मध्य एशिया, ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य से भारत आए। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया, ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य से भारत आए और उन्होंने अपने पूर्ववर्ती यानी कि अल-बरूनी और इब्न बतूता का अनुसरण करते हुए अपने यात्रा का विवरण फारसी भाषा में लिखा। क्या किया? फारसी भाषा में अपना विवरण प्रस्तुत किया, अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि उससे पहले आने वाले यात्री कौन थे? अल-बरूनी था और इब्न बतूता था। दोनों ने अपना यात्रा वृत्तांत किस में लिखा था? फारसी भाषा में लिखा था। अतः उसके पश्चात आने वाले विभिन्न यात्रियों ने भी उन्हीं का नकल किया और फारसी भाषा में अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। इनमें यानी जो 1400 से 1800 ईस्वी के बीच अन्य यात्री आए इब्न बतूता और अल-बरूनी के अतिरिक्त, तो उन्होंने क्या किया कि इनमें सबसे प्रसिद्ध कौन था? अब्दुल रज्जाक समरकंदी था, जो कि 1440 के दशक में दक्षिण भारत आया था। और महमूद वली बख्शी 1620 के दशक में भारत की यात्रा किया। शेख अली हाजिन 1740 के दशक में भारत का यात्रा किया। अब हम अब्दुल रज्जाक द्वारा भारत का वर्णन कर रहे हैं। अब्दुल रज्जाक ने अपना भारत विषयक वर्णन प्रस्तुत किया 1440 के दशक में। अब्दुल रज्जाक ने क्या किया? यात्रा वृत्तांत लिखा, जो कि समवेगों और अवबोधों का एक रोचक मिश्रण है। बच्चों, इसका यात्रा वृत्तांत जो लिखा गया है वो किस पर आधारित है? संवेगों और अवबोधों पर आधारित है। संवेग का मतलब आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारा संवेग कार्य करता है। जैसे अगर हम गिर जाते हैं तो हमारे आंतरिक शक्ति कार्य करती है, इसे संवेग कहते हैं। और अवबोध ज्ञान पर आधारित होता है, जो हम देखते हैं उससे संबंधित देखने के पश्चात जो हमारे मन में किसी चीज़ के देखने के पश्चात जो भाव आता है, यानी ज्ञान पर आधारित भाव को क्या कहते हैं? अवबोध कहते हैं। सेंस पर आधारित ज्ञान को क्या कहते हैं? अवबोध कहते हैं। और संवेग क्या है? आंतरिक भाव है। जैसे हमने किसी को, सामने वाले को देखा, हमको उसका व्यवहार नहीं पसंद आया तो हम क्या कहेंगे? ये अच्छा नहीं है, इसका व्यवहार अच्छा नहीं है। ये हमारा क्या बोलता है? आंतरिक भावना होती है, इसे संवेग कहते हैं। तुरंत हम उसके विषय में सोच लेते हैं। और अवबोध में क्या होता है कि हम किसी चीज़ का गहराई से अध्ययन करते हैं देखने के पश्चात, तो उस ज्ञान को यानी उस सेंस को अवबोध कहा जाता है। तो इसका जो यात्रा वृत्तांत है किसका? अब्दुल रज्जाक का, वह संवेग और अवबोध दोनों पर आधारित है, यानी कि दोनों का एक रोचक मिश्रण है। अब कैसे है? तो इसने क्या किया? यह केरल के कालीकट बंदरगाह का वर्णन किया है। कहाँ का किया है? केरल के कालीकट बंदरगाह
गाह का वर्णन किया है, क्योंकि इसी बंदरगाह द्वारा ही विदेशी यात्री जो जलमार्ग द्वारा आते थे तो इसी बंदरगाह का ही प्रयोग करते थे। इसलिए यह भी कहाँ पहुँचा, केरल के कालीकट बंदरगाह, और उसी का वर्णन इसने अपने यात्रा वृत्तांत में किया। उसने बंदरगाह पर देखा, जो कुछ भी देखा उसे प्रशंसनीय नहीं माना, यानी कि इसने बंदरगाह के आसपास जो कुछ भी देखा इसको अच्छा नहीं लगा, और इसने तुरंत निर्णय क्या ले लिया कि यह प्रशंसनीय नहीं है। और उसी के अनुसार यहाँ जो लोग बसे थे वह लिखता है कि जिनकी कल्पना उन्होंने कभी भी नहीं की थी, ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं। तो इस आधार पर उसने इस बंदरगाह को एक विचित्र देश कह दिया। क्या कह दिया? विचित्र देश। क्योंकि आपने देखा होगा बंदरगाहों का सीन दिखाता है पिक्चरों में, आप लोग नहीं गए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है, मछुआरे बंदरगाहों के समीप रहते हैं। तो इसने देखा वहाँ के लोगों का रहन सहन देखा, तो उसी के आधार पर इसने यह कहा कि मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा देश होगा, यह तो विचित्र देश है। और फिर वह आगे क्या लिखता है कि पहला यात्रा जो उसने किया कालीकट का, उसमें भारत को क्या कर दिया, एक विचित्र देश के रूप में केवल एक बंदरगाह को देख करके यह निर्णय लिया कि यह एक विचित्र देश है। फिर कुछ समय पश्चात वह भारत की यात्रा किया, और अपनी भारत यात्रा के दौरान वह कहाँ आया, मंगलौर पहुँचा, और मंगलौर में पश्चिमी घाट को पार किया। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट एक कोंकण तट कहते हैं, एक मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, आप लोगों ने भूगोल में पढ़ा है बच्चों। तो वो पश्चिमी घाट को क्या किया, पार किया। कहाँ पर, मंगलौर पहुँचा और पश्चिमी घाट को पार किया। यहाँ उसने क्या देखा, एक मंदिर देखा। यहाँ पर क्या देखा, एक मंदिर, और उसने इसकी काफ़ी प्रशंसा की। इस मंदिर की उसने प्रशंसा की, और मंदिर की प्रशंसा करते हुए लिखा कि मंगलौर से 9 मील के अंदर ही एक ऐसा पूजा स्थल है जो पूरे विश्व में क्या है, अतुलनीय है। उस मंदिर की प्रशंसा में वह लिखता है कि यह मंदिर क्या है, मंगलौर से 9 किलोमीटर दूर है। क्या है, यह पूजा स्थल है, और देखने में इतना सुंदर है कि यह क्या है, अतुलनीय है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। और यह मंदिर की बनावट पर प्रकाश डालते हुए लिखता है कि यह वर्गाकार मंदिर है, पूजा स्थल है, जिसके प्रत्येक भुजा लगभग 10 गज तथा ऊंचाई 5 गज है। इसके चारों द्वार मंडप पूरी तरह से ढके हुए एवं कांसे से ढके हुए हैं। तब 4 द्वार है, क्या है, ये मंदिर है, और इसमें क्या है, 4 द्वार हैं। और आगे क्या लिखता है, वर्गाकार है, यानी वर्ग की आकृति का है, लंबाई चौड़ाई सब क्या है, बराबर है, और इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, लगभग 10 गज है। प्रत्येक भुजा, सारी भुजाएं क्या हैं, 10 गज की हैं, और चारों भुजाएं कितने की हैं, 10 गज की हैं, और ऊंचाई 5 गज है। ऊंचाई क्या है,
5 गज है। और क्या लिखता है कि इसके चारों द्वार मंडप पूरी तरह से ढके हुए हैं। ये जो चारों दरवाजे हैं ये क्या हैं? पूरी तरह से ढके हुए हैं, खुले दरवाजे नहीं हैं। और चारों द्वार मंडप पूरी तरह से ढले हुए हैं एवं कांसे से ढके हुए हैं। मतलब ढलैया की गई है ये और कांसे से ढका हुआ है। जैसे आजकल क्या होता है, लोहे का प्रयोग किया जाता है ढकने के लिए या टिन शेड का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया गया है कि कांसे की धातु के शेड बना करके इस द्वार मंडप को ढका गया है। तो इस प्रकार इस मंदिर की इसने काफ़ी प्रशंसा की। प्रवेश द्वार के द्वार मंडप में सोने की बनी एक मूर्ति है। मान लीजिए इधर से प्रवेश द्वार है तो क्या है, यहाँ पर एक सोने की मूर्ति। उसने क्या कहा कि प्रवेश द्वार के भीतर एक सोने की मूर्ति बनी हुई है जो मानव आकृति जैसी। इसकी दोनों आँखों में काले रंग के माणिक, तब मूर्ति क्या है, मानव की आकृति की है और जो उसकी आँखें हैं दोनों उसमें माणिक लगाया गया है, यानी पुतलियों के रूप में माणिक का प्रयोग किया गया है। और इस प्रकार बैठाया गया है कि जैसे लगता है कि इनमें देखने की क्षमता हो, मानो यह आँख जो है मूर्ति की वो क्या कर सकती है, देख सकती है। इस तरह से मूर्ति की आँखें इतनी कुशलता से बनाई गई हैं कि लगता है कि मानो ये देख सकती हैं। इस प्रकार अब्दुल रज्जाक का यह यात्रा वृत्तांत उसके संवेग कहाँ का कह सकते हैं, कालीकट का वर्णन, जिसको उसने विचित्र देश के रूप में कहा, यह उसके संवेग पर आधारित था। और मंगलौर का वर्णन, जो कि मंदिर का वर्णन वह कर रहा है, वह क्या है, मंदिर को देखने के पश्चात उसके दिमाग में, उसके मन में जो भावना पैदा हुई, जो सेंस पैदा हुआ, उसके आधार पर वह इसका वर्णन कर रहा है। तो ये क्या है, अवबोध का उदाहरण है। तो इस प्रकार उसका यात्रा वृत्तांत क्या है, संवेग और अववेग का मिश्रण रूप है। तो जिसमें उन्होंने अपने संवेगों के अनुसार स्थान तथा स्थिति का वर्णन किया है। जहाँ उन्होंने कालीकट के तट को विचित्र कहा, वहीं मंगलौर के मंदिर को शिल्प और कारीगरी का अद्भुत नमूना माना है। तो इस मंदिर की प्रशंसा को लिखते हुए उसने इसे क्या कहा कि शिल्प और कारीगरी का अद्भुत नमूना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसका यात्रा वृत्तांत जो है किस पर आधारित है, संवेगों और अवबोधों पर आधारित है। संवेग पर आधारित वृत्तांत उसने जो लिखा वह केरल के विषय में लिखा, और मंगलौर के मंदिर के विषय में जो उसने वृत्तांत लिखा है वह किस पर आधारित है, अवबोध पर आधारित है। यानी मंदिर को देखने के बाद उसने जो निर्णय लिया उस पर अपना वर्णन किया। इसके अतिरिक्त भारत में इन यात्रियों के अतिरिक्त जो है विभिन्न यूरोपीय यात्री भी समय समय पर आए। यूरोपीय यात्रियों का आगमन, हमारा अगला टॉपिक क्या है, यूरोपीय यात्रियों का आगमन। तो लगभग 1500 ईस्वी में अनेक यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन हुआ, जिनमें सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अनेक भारतीय ग्रंथों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया और अपने यात्रा अनुभवों के आधार पर
वृत्तांतों की रचना की। इनमें निम्न प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं? यूरोपीय यात्रियों का प्रवेश कब से है? 1500 ईस्वी। यूरोपीय यात्री भारत में प्रवेश किए। जैसा कि हम सभी जानते हैं 1498 में भारत की खोज करने वाला नाविक कौन था? वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल यानी यूरोप का निवासी था। तो इसके पश्चात विभिन्न यूरोपीय व्यापारी भारत में आए, जैसा कि आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा है। तो यात्रियों के आने के व्यापारियों के पश्चात यात्री भी आने लगे और यात्रियों ने जो कुछ देखा उसका वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा। और इनका आगमन कब हुआ? 15वीं शताब्दी में। तो इसमें सबसे पहला कौन था? दुआर्ते बारबोसा। दुआर्ते बारबोसा ये पहला यात्री था जिसने दक्षिण भारत में व्यापार एवं समाज पर रोचक विवरण दिया है। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत किस विषय पर लिखा? दक्षिण भारत में व्यापार एवं समाज। इसका यात्रा वृत्तांत क्या है? दक्षिण भारत में व्यापार एवं समाज नामक टॉपिक पर इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। क्योंकि ये दक्षिण भारत का ही यात्रा किया था, इसलिए दक्षिण भारत के व्यापार एवं समाज के विषय में इसने अपना विवरण दिया है। दूसरा था फ्रांसीसी जौहरी। जौहरी यानी कि सोने चांदी का व्यापार करने वाले जो होते हैं उन्हें जौहरी कहा जाता है। तो दूसरा कौन था? फ्रांसीसी जौहरी। ज्यां बैप्टिस्ट, क्या नाम था? ज्यां बैप्टिस्ट, क्या नाम था? ज्यां बैप्टिस्ट टैवर्नियर। बैप्टिस्ट टैवर्नियर ये कौन था? फ्रांसीसी जौहरी था। इसने 6 बार भारत की यात्रा की थी। कितनी बार? 6 बार भारत की यात्रा की थी। किसने? ज्यां बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने। बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की थी? 6 बार भारत की यात्रा की थी। और उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की थी। इसकी रचना का आधार क्या है? ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से भारत का तुलनात्मक अध्ययन। तो इसके यात्रा वृत्तांत का टॉपिक क्या था? ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से भारत का तुलनात्मक अध्ययन। इसने अपना यात्रा वृत्तांत भारतीय परिप्रेक्ष्य और ईरान और ऑटोमन साम्राज्य के परिप्रेक्ष्य में किया, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन किया है, तुलनात्मक वर्णन किया है। और अगले जो थे वो इतालवी चिकित्सक थे, यानी इटालियन
चिकित्सक। और उनका नाम क्या था? मनुची। जो इटालियन चिकित्सक आया उसका नाम क्या था? मनुची। और अनेक ऐसे भी लोग थे जो यहाँ की परिस्थितियों से प्रभावित होकर यहीं बस गए। ये क्या किए? यहीं बस गए। यूरोपीय यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों के प्रकाशन के माध्यम से यूरोप में भारत की एक नकारात्मक छवि का निर्माण किया। कैसी छवि का? नकारात्मक छवि का निर्माण किया। और जिसके कारण 1750 ईस्वी के बाद शेख इतिसमुद्दीन एवं मिर्ज़ा अबू तालिब जैसे भारतीयों को इन नकारात्मक छवियों का सामना करना पड़ा। कि बाद के जो भारतीय लेखक हुए जिनमें कौन था? शेख इतिसमुद्दीन एवं मिर्ज़ा अबू तालिब जैसे भारतीयों को क्या करना पड़ा? इनके नकारात्मक वर्णन जो भारत विषय किए गए थे उनका सामना करना पड़ा। और 1600 ईस्वी के बाद भारत में डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों का व्यापक रूप से आगमन हुआ, जिसमें फ्रांसवा बर्नियर प्रमुख था। 1600 ईस्वी के पश्चात भारत में भारी मात्रा में यूरोपीय यात्रियों का आगमन जिनमें क्या थे? जिनमें डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज हुआ। तो भारी मात्रा में ये लोग आए और इनमें जो प्रमुख यात्री था वह था फ्रांसवा बर्नियर। कौन था? फ्रांसवा बर्नियर। यह प्रमुख यात्री था जो 1600 ईस्वी के बाद भारत आया था। अब हम फ्रांसवा बर्नियर के यात्रा वृत्तांत पर प्रकाश डाल रहे हैं। फ्रांसवा बर्नियर तो ये फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर को इतिहासकार, दार्शनिक, चिकित्सक एवं राजनीतिज्ञ के रूप में माना जाता है। तो फ्रांसवा बर्नियर में क्या क्या गुण था? यह क्या था? राजनीतिज्ञ, इतिहासकार, दार्शनिक एवं चिकित्सक।
ये सभी गुण किसमें थे? फ्रांसवा बर्नियर में थे। वह 1656 से 1668 ईस्वी तक भारत में रहा। कब से कब तक? 1656 से 1668 ईस्वी तक, यानी 12 वर्षों तक कहाँ रहा? भारत में रहा। कब से कब तक? 1656 से 1668 ईस्वी तक भारत में रहा। और किसके दरबार में? शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह के दरबार में। शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह के दरबार में बुद्धिजीवी व वैज्ञानिक के रूप में, किस रूप में था? बुद्धिजीवी व वैज्ञानिक के रूप में दरबारी चिकित्सक यानी मुगल दरबार का जो दरबारी चिकित्सक था, आर्मीनियाई चिकित्सक जो था, अमीर दानिशमंद खान के साथ रहा। तो यह 12 वर्षों तक कहाँ था बच्चों? दारा शिकोह का जो चिकित्सक, दरबारी चिकित्सक था, आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ यह बुद्धिजीवी व वैज्ञानिक के रूप में 12 वर्षों तक रहा। और 1670 से 71 में बर्नियर के वृत्तांतों का फ्रांस में प्रकाशन हुआ। 1670 और 71 के बीच फ्रांस में बर्नियर के वृत्तांतों का प्रकाशन हुआ। कहाँ पर हुआ? फ्रांस यानी यूरोप में ही। इसके यात्रा वृत्तांतों का प्रकाशन 1670 और 71 के दशक में हुआ। उसके यात्रा वृत्तांतों का अगले 5 वर्षों के अंदर ही कई भाषाओं में अनुवाद हुआ, रचनाएं हुई। जैसे 5 वर्ष में ही 5 वर्ष के अंदर ही कई भाषाओं, जैसे अंग्रेजी, इतालवी मतलब इटालियन, जर्मन एवं डच भाषाओं में अनुवाद हुआ।
किसका अनुवाद हुआ, जो कि 1670-71 में इसका यात्रा वृत्तांत फ्रांस में प्रकाशित हुआ था। उसी का 5 वर्ष के अंदर यूरोप के कई भाषाओं जैसे अंग्रेजी, इटालियन, जर्मन एवं डच भाषाओं में क्या किया गया, अनुवाद किया गया। और 1684 ईस्वी तक यह 3 बार अंग्रेजी में पुनः मुद्रित किया गया। कितने तक, 1684 ईस्वी तक 3 बार अंग्रेजी में पुनः मुद्रित किया गया। क्या हुआ, मुद्रित यानी कि छपाई की गई। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके यात्रा वृत्तांत का कितना महत्व, इसका यात्रा वृत्तांत कितना महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टि से। अब हम वर्नियर का यात्रा वृत्तांत पर प्रकाश डाल रहे हैं। का यात्रा वृत्तांत, क्या नाम था, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, यह इसी नाम से क्या छपा, इसका यात्रा वृत्तांत छपा। किस नाम से, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो वर्नियर का यात्रा वृत्तांत जो है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, विस्तृत अध्ययन व आलोचनात्मक दृष्टिकोण के लिए माना जाता है। उन्होंने अपने वृत्तांतों में मुगल काल के इतिहास को वैश्विक रूप में दिखाया। किस रूप में, मुगल काल के इतिहास को वैश्विक रूप में दिखाया। और उनका यात्रा वृत्तांत 1670 से 1725 के बीच 8 बार छपा। कितने से, 1670 से 1725 के बीच 8 बार मुद्रित हुआ। अब इसी से आप इसके यात्रा वृत्तांत के महत्व को समझ सकते हैं बच्चों की। 1670 से 1725 के बाद 8 बार मुद्रित हुआ, यानी कि छपाई की गई 8 बार इसके यात्रा वृत्तांत। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर को 8 बार छापा गया। और उन्होंने यूरोप की श्रेष्ठता को दिखाते हुए मुगलकालीन भारत का वर्णन किया है। उनका भारत चित्रण द्विविपरीतता के सिद्धांत पर आधारित है। उनके वृत्तांत के अनुसार भारत पश्चिमी दुनिया की अपेक्षा निम्न स्तर का देश दिखाई देता है। तो इसने भारत का चित्रण कैसे किया है, भारत क्या है, पश्चिमी दुनिया की अपेक्षा कैसा दिखाई देता है, निम्न स्तर का देश दिखाई देता है।
उसने अपना वर्णन जो प्रस्तुत किया उसमें यूरोप के देशों से तुलना करते हुए लिखा कि भारत का मुगल काल, उस समय भारत में मुगलों का शासन था, तो मुगल भारत कैसा है, पश्चिमी दुनिया की अपेक्षा निम्न स्तर का देश दिखाई देता है, ऐसा उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा। अब अगला टॉपिक क्या है, बर्नियर द्वारा भारत का चित्रण। भारत का चित्रण, यहाँ तो केवल मुगल दरबार का चित्रण किया था, अब वह भारत के विषय में क्या लिखता है। भारतीय विवरण में तत्कालीन आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य का वर्णन किया है। किस पर प्रकाश डाला है, आर्थिक व सामाजिक पक्ष का उसने वर्णन किया है। कब, तत्कालीन भारत, तब उस समय के भारत के आर्थिक और सामाजिक पक्ष का वर्णन उसने अपनी किताब ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में किया है। क्या लिखता है वह, बर्नियर सल्तनतकालीन एवं मुगलकालीन सामाजिक विभेदों का विवरण दिया है, जिसमें प्रमुख केंद्र महिलाओं को बनाया है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। तब इसमें उसने खास तौर से किसके ऊपर लिखा है, महिलाओं के ऊपर, महिलाओं को केंद्र बनाया है, बनाकर लिखता है कि सती प्रथा का प्रचलन था। उन्होंने बताया कि यद्यपि कुछ स्त्रियां खुशी से मृत्यु का वरण कर लेती थी, तथापि अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था, यानी सती प्रथा प्रचलित थी, जिसमें क्या होता था, कुछ स्त्रियां स्वतः खुशी खुशी जलने के लिए तैयार हो जाती थी, तो कुछ को बाध्य किया जाता था। इसके विपरीत स्त्रियां आर्थिक गतिविधियों में भी भाग लेती थीं, कृषि एवं व्यापारिक कार्यों में पुरुषों के साथ सहयोग करती थी। स्त्रियां क्या करती थी, कृषि एवं व्यापारिक कार्यों में पुरुषों का सहयोग करती थी, यानी कि आर्थिक कार्य में स्त्रियां संलग्न थी, आर्थिक गतिविधियों में स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान था। उच्च वर्ग की स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, अतः इससे प्रतीत होता है कि महिलाओं को उनके घरों तक ही सीमित नहीं रखा गया होगा। क्या था, उच्च वर्ग की महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, इसी आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि महिलाएं घर तक ही सीमित नहीं रही होंगी। तो बच्चों, उसने क्या लिखा कि
महिलाएं घर तक ही सीमित नहीं रही होंगी। महिलाएं भी पुरुषों का सहयोग करती थी। किस कार्य में करती थी? आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक क्रियाकलाप में महिलाएं भी भाग लेती थी। अगला टॉपिक है आर्थिक स्थिति। अब आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए वह क्या लिखता है कि आर्थिक परिदृश्यों में भूमि स्वामित्व, नगरीकरण एवं व्यापारिक परिस्थितियों को केंद्र बनाया है। किसके किसके विषय में लिख रहा है? भूमि स्वामित्व यानी भूमि पर अधिकार, नगरीकरण और व्यापारिक परिस्थितियाँ। को केंद्र बनाया, यानी कि अपने लिखने का केंद्र किसे बनाया? भूमि स्वामित्व, नगरीकरण और व्यापारिक परिस्थितियों को केंद्र बिंदु बनाकर वह आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए लिखता है कि यूरोप की अपेक्षा भारत की दयनीय स्थिति का मुख्य कारण यहाँ निजी भू स्वामित्व का अभाव है। क्या है? कि आर्थिक स्थिति दयनीय मानते हुए वह लिखता है कि भारत में भूमि स्वामित्व ही इसका प्रमुख कारण है। वह क्या मानता था कि आर्थिक स्थिति दयनीय है भारत की और इसका प्रमुख कारण क्या है? भूमि स्वामित्व है। और भूमि स्वामित्व में क्या था कि भूमि पर राजकीय स्वामित्व था। कैसा, किसका स्वामित्व था? राजकीय स्वामित्व। समस्त भूमि क्या थी? राजकीय स्वामित्व में थी और राज्य और उसके नागरिकों दोनों के लिए यह क्या था? अलाभकारी था। तो राजकीय स्वामित्व की जो प्रथा थी वह यानी यह प्रथा राजकीय स्वामित्व की प्रथा से क्या था कि राज्य और राज्य के नागरिकों दोनों के लिए यह क्या थी? अलाभकारी थी। यानी भूमि स्वामित्व की प्रथा जो राजकीय प्रथा थी, यानी भूमि पर केवल राजकीय स्वामित्व था, वह क्या था? राज्य और राज्य के नागरिक दोनों के लिए क्या था? हानिकारक था। और यही कारण था कि यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या थी? दयनीय थी। वह निजी भूस्वामित्व का समर्थक था, जैसा कि यूरोप में था। तो इसलिए उसने आर्थिक स्थिति के दयनीय होने के प्रमुख कारणों में क्या बताया? भूस्वामित्व का राजकीय संरक्षण में होना, यानी कि भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार न होना वह आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण मानता था। और निजी भूस्वामित्व के अभाव का परिणाम
उसने निम्न प्रकार सुझाया कि मुगल साम्राज्य की संपूर्ण भूमि का स्वामी बादशाह था, जो इन भूमियों को राजस्व उगाही के लिए अपने अमीरों में बांट देता था तथा समाज एवं अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक सिद्ध होता था। अमीर क्या करते थे कि जबरदस्ती किसानों से लगान वसूल करते थे, चाहे मानसून जैसा भी रहे, तो किसानों को बहुत ही घाटा होता था। इसलिए किसान भी बेमन से कृषि कार्य करते थे, तो इससे राज्य को भी घाटा लगता था। और दूसरा कारण क्या था कि निजी भू स्वामित्व के अभाव के कारण कृषि योग्य भू धारकों के वर्ग का उदय नहीं हो सका, जो भूमि की देखभाल और प्रबंधन के प्रति जागरूक होते थे। इसके नकारात्मक परिणाम के रूप में कृषि का समुचित विकास नहीं हुआ। किसानों का उत्पीड़न, गरीबी आदि जो दृष्टि दिखाई पड़ते थे, उस समय परिदृश्य जो दिखाई पड़ता था, उससे क्या हुआ कि किसान कृषि कार्य करने के प्रति उदासीन हो गए, और जिसका कि राजस्व पर प्रभाव पड़ता था। और बर्नियर ने भारत की गरीबी के विषय में भी विवरण दिया है। उनके अनुसार गरीब भारतीय समाज पर शक्तिशाली तथा अमीर शासक वर्ग का प्रभुत्व होता था। समाज में केवल दो ही वर्ग था, अमीर और गरीब वर्ग। मध्यम वर्ग की स्थिति भारत में नहीं थी। आगे वह क्या लिखता है कि सरकारी भूस्वामित्व के परिणाम स्वरूप भारत में, किस भारत में? मुगल भारत में क्या है? केवल दो वर्ग। कौन कौन से? अमीर और गरीब। अमीर और गरीब हैं। तीसरा वर्ग यानी कौन सा? मध्यम वर्ग का क्या है? अभाव है। मध्यम वर्ग की स्थिति भारत में नहीं है। स्थिति क्या है? भारत में नहीं है। और इसका कारण क्या है? भू स्वामित्व का सरकारी होना, अर्थात भूमि पर सरकार का नियंत्रण होना और सरकार द्वारा अमीरों को भूमि का वितरण किया जाना और अमीरों द्वारा किसानों से अत्यधिक लगान वसूल करना, ज़बरदस्ती लगान वसूल करना, तो किसान क्या हुआ? गरीब होते चले गए और जो अमीर थे वो अमीर होते चले गए। इस प्रकार समाज में केवल दो ही वर्ग परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। वो कौन सा वर्ग है? अमीर वर्ग यानी उच्च वर्ग और गरीब वर्ग यानी निम्न वर्ग। मध्य वर्ग का कोई स्थान ही नहीं है। मध्य वर्ग का उदय कब होता है? जब लोग रोजगार करते हैं, शिक्षित होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, प्रशिक्षित किए जाते हैं, विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, व्यापार करते हैं, तो यह वर्ग ही मध्य वर्ग के अंतर्गत आता है। लेकिन मुगल काल में ऐसे वर्ग का अभाव था, क्योंकि समस्त चीज़ों पर सरकारी नियंत्रण रहता था और सरकारी नियंत्रण के कारण ही केवल दो ही वर्ग समाज में था, जो एक क्या था? श्रमिक वर्ग, और मजदूरी भी नाम मात्र की मिलती थी। इसलिए समाज में ऐसा उसने वर्णन जो किया है, इसी के आधार पर किया है कि समाज में केवल दो ही वर्ग परिलक्षित होता है, यानी दिखाई पड़ता है। कौन कौन सा? अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। वह आगे क्या लिखता है कि मुगल शासकों को क्रूर लोगों और भिखारियों का राजा मानता है। क्या कहता है कि मुगल शासक कैसे हैं? शासक क्रूर और
भिखारियों के राजा। वह क्या लिखता है बच्चों? बर्नियर मुगल शासकों को क्रूर लोगों और भिखारियों का राजा कहता है। राजकीय भूस्वामित्व व्यवस्था के कारण यहाँ के नगर नष्ट तथा दूषित हवा से ग्रसित, खेत फसल विहीन एवं घातक दलदल से भरे थे। तो इस दृश्य को देखते हुए ही उसने क्या कहा कि मुगल शासक कैसे शासक हैं? क्रूर और भिखारी लोगों के शासक हैं। आगे उसने मुगलकालीन नगर एवं व्यवसाय पर प्रकाश डाला है। क्या? मुगल कालीन नगर व व्यवसाय पर प्रकाश डालते हुए लिखता है। कौन लिखता है? बर्नियर। क्या लिखता है कि मुगल कालीन नगरीय जनसंख्या पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात में बहुत अधिक थी। मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर बताया है, जो राजकीय शिविर पर निर्भर थे। शिविर नगर राजकीय दरबार के आगमन से अस्तित्व में आते थे और उनके नष्ट होने के बाद नष्ट हो जाते थे। यानी मुगल नगर कैसे थे? शिविर नगर। जो किस पर आश्रित थे? राजकीय दरबार पर आश्रित थे और दरबार जब तक शान शौकत से परिपूर्ण रहता था, नगर भी बसे रहते थे। जैसे ही दरबार नष्ट होता था वैसे ही नगर का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता था। इसीलिए उसने शिविर नगर की संज्ञा दी है। और व्यापारिक नगर जो थे वो बंदरगाह नगर, उत्पादन केंद्र आदि सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे, जिसमें समृद्ध व्यापारिक समुदायों और नगरों का पता चलता है। व्यापारी अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित होते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूह महाजन और मुखिया सेठ के नाम से जाने जाते थे। तब व्यापारी क्या होते थे? जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित होते थे। व्यापारी किसके माध्यम से? जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित होते थे। जिन्हें पश्चिमी भारत में क्या बोला जाता था? मुखिया, महाजन या सेठ के नाम से बोला जाता था। अहमदाबाद जैसे शहर में महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व नगर सेठ द्वारा होता था, जो व्यापारिक समुदाय का मुखिया था। इन व्यावसायिक वर्गों में चिकित्सक, अध्यापक, अधिवक्ता, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, लेखक आदि आते थे, जिसमें कुछ को राजकीय प्रश्रय प्राप्त था यानी संरक्षण प्राप्त होता था, तो कुछ बाजारों में लोगों की सेवा कर जीवन निर्वाह करते थे। आगे वह मुगल कालीन शहर पर प्रकाश डालते हुए लिखता है। मुगल कालीन शहर, इस पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे। क्या? वर्नियर द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत के आधार पर मुगलकालीन शहरों पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे।